तो मैंने उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में ही मतलब किचन में बनाया था। 11 जनवरी 2007 सीबीआई के सामने एक 36 ईयर ओल्ड आदमी बैठा हुआ था। पूरे रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस था। उसी साइलेंस के बीच एक आवाज आती है, तुमने उन बच्चों के साथ क्या किया? और फिर वही पिन ड्रॉप साइलेंस। थोड़ी देर बाद वो 36 साल का आदमी बोलता है, पहले मैंने उन्हें किडनैप किया, फिर उनका रेप किया। वो घटिया सी उनकी चीख मेरे कानों में सुई की तरह चुभ रही थी, इसलिए मैंने उन्हें मार दिया। और फिर मैंने शरीर के टुकड़े किए। कुछ बॉडी पार्ट्स टेस्टी होते हैं खाने में, तो मैं उन्हें खा गया, और जो बॉडी पार्ट्स मुझे अच्छे नहीं लगते मैं उन्हें फेंक दिया। उसकी बातें सुन के उस रूम में मौजूद सभी पुलिस ऑफिसर्स की रूह कांप गई। और वो 36 साल का आदमी कोई और नहीं बल्कि सुरेंद्र कोहली था। The chilling murders in Nithari, less than 30 kilometers from the capital, had left the country in shock. Surinder Kohli, a name that evokes evil and extreme brutality. And Kohli had confessed to the murder. Both Muninder Singh Pandher and Surinder Kohli were given the death sentence for murdering and raping 11-year-old Rimpa Haldar, one of the 18 victims in the Nithari killings. वही सुरेंद्र कोहली जिसने 19 छोटे छोटे बच्चों का किडनैप करके उनका रेप किया और फिर उन्हें मार के उनकी बॉडी को खा जाता था। बट डिड यू नो दैट कि 2025 में इस आदमी को 20 साल बाद जेल से फ्री कर दिया गया है। After almost 20 years behind bars, Surinder Kohli, once labelled one of India's most notorious serial killers, has walked out of Kasna jail. आज के टाइम पे इसके ऊपर एक भी क्रिमिनल चार्जेस नहीं हैं। इट्स वियर्ड राइट, बट ये हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सुरेंद्र बिल्कुल निर्दोष है, पर उन विक्टिम की फैमिलीज का बस एक ही सवाल है, ये अगर कोई दोषी नहीं है तो कौन दोषी है। सो हे गाइस, आई एम विशाल और आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसा केस डिस्कस करने वाला हूं जो भारत के इतिहास का सबसे खौफनाक केस है। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट द हॉरर ऑफ निथारी उत्तर प्रदेश केस। Ghaziabad court has decided on India's first case of serial killings involving pedophilia and cannibalism. The court has held Moninder Singh Pandher guilty of rape, murder and conspiracy. सुरेंद्र कोहली अल्मोड़ा के गरीब परिवार में जन्मा एक व्यक्ति जो बहुत कम उम्र से परिवार का गुजारा करने के लिए काम करने लगा। उसके पास कोई स्किल नहीं थी और वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, जिसकी वजह से वो दूसरों के घरों में हाउस कीपिंग और बावर्ची का काम करता था। इसी बीच 1998 में इसकी शादी हो जाती है, जिसके बाद इसके 2 बच्चे भी होते हैं। फिर साल 2003 में वो काम की खोज में नोएडा आ जाता है, जिसके बाद कुछ सालों तक वो होटल्स में काम करके अपना गुजारा करता है। बट इन जुलाई 2005 सुरेंद्र को एक बहुत ही बड़े पंजाबी बिजनेसमैन मोनिंदर सिंह पंधेर के बंगलों में हाउस कीपर की जॉब का ऑफर आता है। मोनिंदर सिंह पंधेर, रिमेंबर दिस नेम, ये पंजाब का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था जिसका बंगलो नोएडा सेक्टर 31 में निथारी गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर था। इस बड़े से घर में मोनिंदर अकेला रहता था, मतलब इसकी वाइफ और 2 बच्चे चंडीगढ़ में रहते थे। और इसी बंगलो में काम करने का ऑफर आया था सुरेंद्र को। वो इस जॉब के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और अब कुछ ऐसा होने वाला था जो निथारी गांव के साथ साथ पूरे भारत के होश उड़ाने वाला था। पता नहीं कैसे पर निथारी गांव के बहुत से बच्चे और टीनेजर गर्ल्स गायब होने लगती हैं। गायब इन द सेंस उनको कोई किडनैप कर रहा था। पूरे निथारी गांव में डर का माहौल था, क्योंकि हर रोज उस गांव से किसी का बच्चा गायब हो जाता था तो किसी की जवान लड़की। लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट करी बट देयर वाज नो क्लू। किडनैपर ने ना कभी उन्हें फिरौती के लिए कॉल किया और ना ही किडनैप बच्चे कभी वापिस आए। होल निथारी वाज स्केयर्ड ऑफ दिस किडनैपर, बट द बिगेस्ट क्वेश्चन वाज दैट कि कौन और क्यों। अगर उसे पैसे नहीं चाहिए थे तो वो उन बच्चों को किडनैप क्यों कर रहा था। अगर हमें इस केस को समझना है so we have to deep dive in this case. फरवरी 2004 ये वो टाइम है जब मोनिंदर सिंह ने नोएडा सेक्टर 31 में हाउस D5 को खरीदा था। शुरुआत में वो इस घर में अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता था। अब जो बातें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उन्हें थोड़ा ध्यान से सुनना। सुरेंद्र उस घर में नौकर का काम करता था। उस पूरे बंगलों में मोनिंदर, उसकी वाइफ, उसके 2 बच्चे और सुरेंद्र रहते थे। 30 जनवरी 2005 को मोनिंदर किसी काम से ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। उसके जाने के कुछ दिनों बाद ही 8 फरवरी 2005 को एक 14 साल की लड़की जिसका नाम था रिम्पा हल्दर, जो निथारी में रहती थी, वो गायब हो जाती है।
ये पहली बार था जब निथारी से कोई लड़की गायब हुई थी। रिम्पा के पेरेंट्स ने पुलिस में इसकी कंप्लेंट की, बट क्योंकि वो गरीब बैकग्राउंड से थे तो पुलिस उनकी इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देती है और ये बात यहीं खत्म हो जाती है। फिर 14 फरवरी 2005 को मोनिंदर ऑस्ट्रेलिया से वापस नोएडा आ जाता है। फिर 15 मार्च 2005 को निथारी से एक और छोटी बच्ची गायब होती है जिसका नाम पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, पर उसके पेरेंट्स 16 मार्च 2005 को पुलिस में कंप्लेंट कराते हैं। जब 15-20 दिनों तक भी उस बच्ची का पता नहीं चलता तो उसके पेरेंट्स 5 अप्रैल को FIR फाइल करवाते हैं। एक महीने के अंदर निथारी से 2 बच्चे किडनैप हो चुके थे। इसी बीच जून 2005 में मोनिंदर की वाइफ और उसके 2 बच्चे चंडीगढ़ शिफ्ट हो जाते हैं और अब इस हाउस D5 में बस 2 लोग रह जाते हैं, मोनिंदर सिंह और उसका नौकर सुरेंद्र कोहली। अब बच्चियों की मिसिंग केसेस और ज्यादा फ्रीक्वेंटली इंक्रीज होने लगते हैं। 2005 से 2006 तक करीब 18 बच्चों के मिसिंग कंप्लेंट्स पुलिस के पास आ चुकी थी। सभी कंप्लेंट्स में एक जगह कॉमन थी और वो जगह थी हाउस D5 यानी मोनिंदर का घर। इन सभी मिसिंग बच्चों के पेरेंट्स का कहना था कि इनके बच्चों को लास्ट टाइम मोनिंदर के घर के आसपास ही देखा गया था। स्टिल पुलिस इन चीजों को इतना सीरियसली नहीं ले रही थी। जब अप्रैल 2006 में एक 8 साल की रचना नाम की लड़की गायब हुई थी और उसके पेरेंट्स कंप्लेंट लेके पुलिस स्टेशन गए थे तो उन्हें वहां सुनने मिलता है कि उनकी बेटी अपने लवर के साथ भाग गई। सीरियसली वो बच्ची सिर्फ 8 साल की थी। बट अब निथारी के लोगों ने इसके अगेंस्ट में आवाज उठाना शुरू कर दिया। ये बात लोकल न्यूज़पेपर्स तक पहुंची और उन न्यूज़पेपर्स ने पुलिस को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। तभी मई 2006 में एक और औरत गायब होती है और यहां से इस केस का रुख बदलने वाला था। पायल नाम की 22 साल की लड़की सुबह अपने पिता नंदलाल से ये बोल के घर से निकलती है कि वो काम के लिए D5 जा रही है, पर जब शाम के 7 बजे तक भी वो लड़की घर वापस नहीं आती है तो नंदलाल D5 बंगलों में जाता है और वहां जाके अपनी बेटी के बारे में पूछता है, जिसपे घर में मौजूद सुरेंद्र ये बोलता है कि पायल तो वहां आई ही नहीं है। जिसके बाद नंदलाल पुलिस में जाके कंप्लेंट करता है, बट एक बार फिर पुलिस इस चीज को इग्नोर करती है। जिसके बाद नंदलाल सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेके आता है और अब निथारी के लोगों ने भी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। नेशनल मीडिया भी इस न्यूज को कवर करने लगी, जिसके बाद प्रेशर में आके पुलिस ने पायल की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। पुलिस ने पायल के फोन को ट्रैक किया तो वो एक ऑटो ड्राइवर के पास मिला। पुलिस ने उस ऑटो ड्राइवर को पकड़ा तो उसने बताया कि ये फोन उसका नहीं है, बल्कि ये फोन एक पैसेंजर का है जो कुछ दिनों पहले उसके ऑटो में भूल गया था। तो पुलिस ने पूछा कि तुमने उस पैसेंजर को कहां ड्रॉप किया था, तो वो ऑटो वाला पुलिस को बताता है कि उसने उस पैसेंजर को D5 बंगलों के पास छोड़ा था। तो ये सुन के पुलिस वाज कंफर्म्ड कि हो ना हो इन सारी किडनैपिंग्स का लिंक D5 बंगलों से ही है। 26 दिसंबर 2006 पुलिस उस ऑटो वाले को लेके दोबारा D5 जाती है और सुरेंद्र से पूछताछ करती है और इस बार पुलिस को सुरेंद्र ने बता दिया कि उसने ही पायल को मार के उसकी बॉडी को नाले में फेंक दिया था और उसका फोन लेके उसका चप्पल और पर्स बंगलों के पीछे वाले प्लॉट में फेंक दिया। पुलिस उस प्लॉट में देखने गई तो उन्हें वहां बहुत खौफनाक चीजें दिखती हैं। अरे बाप रे! उस प्लॉट में ना सिर्फ पायल के कपड़े थे बल्कि वहां बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों की हड्डियां भी थीं। Top story details are now emerging from the CBI's investigations into the Noida serial killings. CBI sources have told NDTV that over the last couple of days they have found body parts packed into bundles near the house of the main accused Moninder Singh. और अब ये खबर पूरे देश में फैल जाती है। ये न्यूज एक नेशनल न्यूज बन चुकी थी। 30 दिसंबर 2006 को हजारों लोग D5 बंगलों के पास इकट्ठा हो गए थे। चारों तरफ से पुलिस थी और घर के अंदर पुलिस मोनिंदर और सुरेंद्र से पूछताछ कर रही थी, जिसपे मोनिंदर बोलता है कि जिस दिन पायल गायब हुई थी उस दिन वो चंडीगढ़ में था, पर सुरेंद्र अभी भी कुछ नहीं बोल रहा था। जब उस पर थोड़ा प्रेशर बनाया गया तब उसने जो बताया उसने पुलिस के होश उड़ा दिए। सुरेंद्र ने पुलिस को बताया कि पहले तो उसने पायल को फोन करके D5 बुलाया और उसके साथ की बात की। एक्चुअली पायल एक प्रोस्टिट्यूट थी और वो कई बार मोनिंदर के बुलाने पर D5 गई थी। तो जब सुरेंद्र ने बात की तो पायल ने उससे पैसों का पूछा, जिसपे सुरेंद्र ने बोला कि उसके पास पैसे नहीं हैं। ये सुन के पायल वहां से जाने लगी, पर सुरेंद्र ने पायल को उसके दुपट्टे से ही गला घोट के मार दिया और उसको मारने के बाद उसकी डेड बॉडी के साथ किया। तभी उसने पुलिस को बताया कि उसने जितनी भी बच्चियों को उठाया था उसने उनकी डेड बॉडी के साथ ही किया था, क्योंकि यही उसकी फैंटेसी थी। जो उसे करना था वो करने के बाद उसने पायल की डेड बॉडी को नाले में फेंक दिया। और अगर एक बॉडी को नाले में फेंकेंगे तो वो बॉडी फूल के वापस ऊपर आ जाएगी। तो इस पे जो उसने बताया वो सुन के तुम्हारे होश उड़ जाएंगे।
उसने बताया कि शुरुआत में जिन बच्चियों को उसने उठाया था उसने उनकी डेड बॉडीज को घर के पीछे वाले प्लॉट में ही फेंक दिया था, पर वहां से बहुत बदबू आने लगी थी, जिसके बाद आसपास के लोगों ने कंप्लेंट करना शुरू कर दिया था। फिर एक बार जब उसने एक 10 साल की बच्ची को उठाया तो उसे मारने के बाद उसकी डेड बॉडी के साथ वो सब किया और उसकी बॉडी को नाले में फेंक दिया। बट कुछ घंटों बाद वो बॉडी पानी के ऊपर आ गई, तो फिर उसने उस बॉडी को वहां से निकाला और वापस D5 ले गया, जहां उसने उस बॉडी के साथ दोबारा वो सब किया। जिसके बाद वो उस बॉडी को बाथरूम में लेके गया और उस बॉडी का सर कमोड पे रख के उसका गला काट दिया। और जब उस बॉडी का सारा खून कमोड में निकल गया तब उसने उस बॉडी के छोटे छोटे पीस किए। कुछ पीसेस को तो वो खा गया और बचे हुए पीसेस को बोरी में बांध के उसी नाले में फेंक दिया। मैंने उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। और यही सेम चीज़ उसने पायल के साथ भी की थी। ये सब करके वो कमोड का खून ऐसे फ्लश करता था जैसे वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। ये सब बताते हुए उसके चेहरे पे कोई रिएक्शन नहीं थे, ना डर का, ना दुख का, ना पछतावे का। कैन यू इमेजिन कि वो कितना डिस्टर्ब था कि वो डेड बॉडी के साथ ना सिर्फ करता था बल्कि उन्हें खाता भी था। The human skulls and bones were littered. At least 20 bodies, mostly of children, were found murdered and dissected here. 29 दिसंबर 2006 को पुलिस सुरेंद्र और मुनिंदर को अरेस्ट कर लेती है और उन्हें नोएडा के जेल में जुडिशियल कस्टडी में रखती है। जिसके बाद सीबीआई सुरेंद्र को इन्वेस्टिगेट करती है, जिसकी बात हम वीडियो के स्टार्टिंग में कर चुके हैं। फिर 2007-8 तक सीबीआई इस केस को और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करती है और सुरेंद्र के ऊपर 13 माइनर बच्चों के रेप, मर्डर एंड एविडेंस को हटाने के चार्जेस लगाती है। एंड फाइनली 13 फरवरी 2009 को सुरेंद्र कोहली को रिम्पा हल्दर का रेप और मर्डर करने के लिए सीबीआई कोर्ट की तरफ से डेथ सेंटेंस सुना दिया जाता है। It took the judge just 5 minutes to deliver her verdict, and celebrations were immediate. Maninder Singh Pandher and his domestic help, Surinder Singh Kohli, were found guilty of raping and murdering 14-year-old Rimpa. फिर ये केस सितंबर 2009 में इलाहाबाद हाई कोर्ट जाता है और वहां से भी सुरेंद्र को फांसी की सजा सुना दी जाती है, पर उसे अभी तक फांसी नहीं होती है क्योंकि अभी बाकी के मर्डर केसेस का ट्रायल कोर्ट में चल रहा था। 12 मई 2010 को 1 और 7 साल की बच्ची आरती प्रसाद का रेप और मर्डर करने के लिए सुरेंद्र कोहली को डेथ सेंटेंस सुनाई जाती है। फिर 28 सितंबर 2010 को 1 और 9 साल की रचना लाल का रेप और मर्डर करने की वजह से सुरेंद्र को 1 और डेथ सेंटेंस दी जाती है। और सिर्फ यही नहीं, 2010 से 2017 के बीच सुरेंद्र को 16 बच्चियों का रेप एंड मर्डर करने के लिए 16 डेथ सेंटेंस सुनाए जाते हैं। पर इन सब के बावजूद भी सुरेंद्र प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मर्सी पिटीशन भेजता है, बट 13 सितंबर 2014 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसका ये मर्सी पिटीशन रिजेक्ट कर देते हैं। 24 सितंबर 2014 को पायल का रेप एंड मर्डर करने की वजह से सुरेंद्र और मनिंदर दोनों को ही डेथ सेंटेंस दिए जाते हैं। कोहली को 364 अपहरण, 302 मर्डर, 376 511 बलात्कार की कोशिश में दोषी मान लिया है। इसी के साथ पंडेर को 302 मर्डर की कॉन्स्पिरेसी, 376 बलात्कार की कॉन्स्पिरेसी और 201 साक्ष्य छिपाने की कॉन्स्पिरेसी में भी दोषित मान लिया है। इनके खिलाफ सेंटेंस कल सुनाया जाएगा और हमें पूरी उम्मीद है कि इनको दोनों को डेथ पेनल्टी तक हो सकती है। हमारी मांग इसमें डेथ पेनल्टी की कोर्ट के सामने रहेगी, लेकिन मिनिमम जो पेनल्टी है इसमें मिनिमम इसमें उम्र कैद तक होगी। बट डू यू नो व्हाट, आज के टाइम पे ये दोनों जेल से बाहर हैं और फ्रीली जी रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जब सब कुछ प्रूव हो चुका था, 16 डेथ सेंटेंसेस दिए गए थे, उसके बावजूद भी ये दोनों आज फ्री क्यों हैं? जब सब कुछ प्रूफ था, गुनहगार ने खुद अपना गुनाह कबूल कर लिया था, तो आज ये लोग फ्री क्यों हैं? देखो, होता क्या है कि जब सुरेंद्र जेल में था उसे वहां एडवोकेट युग मोहित चौधरी के बारे में पता चलता है, जिसके बाद 2017 में वो मोहित चौधरी को लेटर लिखता है। देन इस केस में एंट्री होती है 3 प्रोफेशनल लॉयर्स की, युग मोहित चौधरी और उसके 2 पार्टनर्स एडवोकेट सिद्धार्थ शर्मा और पयोशी जोशी, और इन तीनों ने मिलकर सुरेंद्र के ऊपर से 16 के 16 डेथ सेंटेंसेस को उतार दिया। उन्होंने कोर्ट में कहा कि सुरेंद्र ने पहले जो भी बयान दिया था वो सब उसने किसी के दबाव में दिया था, वो वर्ड्स उसके अपने नहीं थे और उसे टॉर्चर किया गया था। मेरे को जो है गलत फंसा गया है, मेरे खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई एविडेंस नहीं है और कोर्ट ने इस केस में जो है बहुत ज्यादा अनदेखी करी। और क्योंकि सुरेंद्र के पास पहले से कोई लीगल असिस्टेंस नहीं थी तो कोर्ट को उसकी ये पिटीशन को मानना पड़ता है। और इधर 17 अक्टूबर 2023 को मनिंदर सिंह को बेल मिल जाती है। Atari serial killings accused Maninder Singh Pandher walks out of jail. And after the further investigations due to lack of legal evidence, सुरेंद्र के ऊपर से 2023 तक 15 डेथ सेंटेंसेस उतर चुके थे। एंड 11 नवंबर 2025 बचा हुआ आखिरी केस भी उसके सर से उतर जाता है। एंड देन
देन वो भी इनोसेंट प्रूफ हो जाता है और उसे भी बेल मिल जाती है। After the Nathari killings near Delhi horrified the entire nation, Surendra Kohli, once branded as a serial killer, has finally walked out of the Noida jail today. देखो दोनों को ही डेथ सेंटेंसेस दिए जा चुके थे और सब कुछ प्रूवन भी था, बट पता नहीं समहाउ उनके ऊपर से ये सारे डेथ सेंटेंसेस उतार दिए जाते हैं और रीजन दिया जाता है लैक ऑफ एविडेंस का। बट आज 20 साल बाद भी जिन बच्चों के साथ ये सब हुआ, उनके माँ बाप इस देश के कानून से बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं, ये अगर कोई दोषी नहीं है तो कौन दोषी है? अब तक भी उनके इस सवाल का जवाब उन्हें नहीं मिला है और शायद अब उनके सवालों का जवाब कभी मिले भी ना। पर जाते हुए भी डर लगता है, क्योंकि हमारी बहन तो मर दी, फिर अब मैं मर जाऊंगी तो फिर मेरे मम्मी पापा कैसे लेंगे। So yes guys, this was one of the most horrific case of India। 19 छोटी छोटी बच्चियों के साथ इतना सब हुआ और आज उनके कातिल भारत के सड़कों पे मौज काट रहे हैं। एनीवेज, अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर ये वीडियो तुम्हें इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और उन्हें भी इस हॉरिफिक केस के बारे में बताओ, क्योंकि भाई बहुत सारे लोगों को इस केस के बारे में पता ही नहीं है। जब भाई सुरेंद्र और मोनिंदर जेल से बाहर निकले थे तब भी बहुत कम मीडिया ने इस चीज को कवर किया था। ऑल्सो भाई अगर तुम लोग चैनल पर नए हो तो भाई फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती हैं। और अगर तुम चाहो तो मेरी पुरानी वीडियोस को भी जाके देख सकते हो, वो भी बहुत ज्यादा मजेदार और इन्फॉर्मेटिव है। सो जाओ उन्हें भी जाके चेकआउट जरूर करना। तब तक के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।